कृपया ध्यान दीजिए, आज 1 फरवरी 2023 है और 12 फरवरी 2023 को आपकी 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा होनी है। ध्यान देंगे, इससे पहले की जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं बीपीएससी सिविल सर्विसेज की, उसमें करंट अफेयर के 40+ प्रश्न ही हर बार रहे हैं। सिर्फ यदि 67th एग्जामिनेशन को हम छोड़ दें तो 67th में 37 प्रश्न आए थे। 67th री में फिर 45 प्रश्न पूछे गए थे। 66 में 49 प्रश्न करंट अफेयर के आए थे। यदि हम देखें तो ऑलमोस्ट यह कह सकते हैं कि 1/3 जो है वह करंट अफेयर का वेटेज बीपीएससी की परीक्षा में लगभग होता है। तो मेरा मानना है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग में यदि आप करंट अफेयर में लीड लेते हैं दूसरे परीक्षार्थियों से, तो आप इस परीक्षा को आराम से क्रैक कर सकते हैं। ध्यान देंगे, जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर को हम प्रतियोगिता दर्पण के माध्यम से, उसका जिस्ट है ये, उससे हम तैयार करवाएंगे। आपको जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम बताएंगे। बहुत कम समय में इसकी तैयारी आपकी हो जाएगी और करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट में आप दूसरे स्टूडेंट से लीड ले सकते हैं। और भी कई सारे सोर्स का हमने इसमें यूज़ किया है, खासकर बीपीएससी के प्रीवियस 5 ईयर के प्रश्न पत्र को जो करंट अफेयर से पूछे गए हैं उस वैसे प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया है जो प्रश्न इस बार के लिए बहुत संभावित हैं और 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा करके हमने उसमें हाईलाइट कर दिया है। तो जो स्टूडेंट्स इसका पीडीएफ लेंगे उन्हें इस बात का ये फ़ायदा होगा कि लगभग 450 से 500 प्रश्न मैक्सिमम बनते हैं और 200 बिहार करंट अफेयर के प्रश्न हैं। 600 प्रश्न यदि वह कर लेते हैं, 650 प्रश्न, तो मेरा मानना है कि यदि 40+ प्रश्न आता है तो इसमें से किसी भी हाल में 30+ तो आपके रहेंगे ही। यदि थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो 35+ भी आप जा सकते हैं, इस बात की पूरी गारंटी है। क्योंकि करंट अफेयर में जिसकी पकड़ बहुत अच्छी है, यदि वह स्टूडेंट थोड़ा सा मेहनत करता है तो आराम से प्रीलिम्स क्रैक कर सकता है। जनरल स्टडीज़ में ऐसा नहीं होता है। जनरल स्टडीज़ में आपको पता नहीं होता है कि प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, आप थोड़ा बहुत गेस उसमें कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर में फुल्ली गेस आप कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न किस किस सेक्टर से पिछले 5 साल में पूछे गए हैं। तो आइए हम इसको अब शुरू करते हैं। बहुत अधिक आपका समय नहीं लेते हैं क्योंकि परीक्षा में समय बहुत कम है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ध्यान देंगे, जनवरी 2022 से शुरू करेंगे और हम इसी तरह फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2023 ध्यान देंगे और फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको बताएंगे। बिहार करंट अफेयर के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप उसको देखेंगे। उसके बाद आईएसएफआर रिपोर्ट, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, सेंट्रल बजट और सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे हम आपको बताएंगे। ध्यान दें कि इस बार जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न आपके आएंगे इस परीक्षा में 68th में, वो पुराने बजट से ही आएंगे। नए वाले बजट आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जैसे राजकोषीय घाटा कितना है, बजट कितने का है और कुछ यदि योजनाएं हैं केंद्र सरकार की तो वो आप देख लीजिए। देखने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो इसी बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से आएंगे, ना कि नए वाले से आएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें, अभी तो अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं। जनवरी 2022 के प्रतियोगिता दर्पण से देखते हैं इस बार के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके इस परीक्षा में, और केवल उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे। बहुत अधिक डिटेल में हम अब नहीं ले जाएंगे आपको, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। ध्यान दें, सबसे पहले हम इसमें प्रतियोगिता दर्पण में राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। ध्यान दीजिए, सीबीआई निदेशक और प्रवर्तन निदेशालय, जिसको हम ईडी भी कहते हैं, और सीबीआई निदेशक के कार्यकाल अब जो है 5 वर्ष तक बढ़ाए जा सकते हैं। इसके लिए अध्यादेश 14 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई थी। 2 अध्यादेश एक साथ ही जारी किए गए थे। पहला अध्यादेश था दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना संशोधन अधिनियम और दूसरा अध्यादेश था केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अधिनियम। ध्यान देंगे कि पहले जो है 2 वर्ष तक ही बढ़ाए जा सकते थे, लेकिन अब जो है यह प्रावधान 5 वर्ष तक के लिए कर दिया गया है, तो इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है गृह सचिव, रक्षा सचिव, विदेश सचिव, आईबी रॉ के जो सचिव हैं वो, उसके बाद ये 1, 2, 3, 4 और 5 के कार्यकाल जो है अब 2-2 वर्ष की वृद्धि इनके कार्यकाल में हो सकेगी। ऐसा प्रावधान जो है 15 नवंबर 2021 को एक प्रशासनिक आदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है जो 68th बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है,
लेकिन इसको हम अपडेट करेंगे आगे के प्रतियोगिता दर्पण से, क्योंकि यह जो है एक नया रिपोर्ट अब आ गया है, 2021 का है। अब यह 2022 का रिपोर्ट भी आ गया है। हालांकि उसमें भी प्रथम स्थान पर इंदौर ही है, लेकिन 5वें की जगह वह 6ठे वर्ष हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर समझ लीजिए, बस इतना ही कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो है रिपोर्ट यह आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है नवंबर 2022 में। हम आगे बताएंगे इसको। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है स्वच्छ अमृत महोत्सव के नाम से हुआ है। अब इस बार किस नाम से हुआ है यह भी आगे देखेंगे। और इतना ध्यान रखिए कि इंदौर जो है 6ठे वर्ष लगातार इसमें सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। बस इतना ही डाटा आप यहाँ से ध्यान रखिए, ये डाटा पुराना हो चुका है। INS वेला जो है, ध्यान दीजिएगा, INS वेला ये स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी है, जिसको नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया है 25 नवंबर 2021 को। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये इस बार परीक्षा में संभवतः आ भी सकते हैं आपके परीक्षा में, तो ये ध्यान रखेंगे आप। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इस को बनाया गया है परियोजना 75, जिसके तहत यह बनाया गया है उसका नाम है परियोजना 75। अक्टूबर 2005 में फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी है जिसका नाम है DCNS, उसके साथ जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का समझौता हुआ था निर्माण करने के लिए, तो ये ध्यान रखेंगे। 6 पनडुब्बी टोटल बनाए जाने थे भारत में ही, जिसमें से INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला यह चौथी है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, INS वेला। इसको शामिल कर लिया गया है। 2 और जो है अब निर्माणाधीन है, एक का जलावतरण हो गया है, एक निर्माणाधीन है जो अब जो है नौसेना में शामिल हो जाएंगे, जिसका नाम वागीर और वागशीर है, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, देखिए भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है यह गोवा में संपन्न हुआ है, केवल इतना ही ध्यान रखें, ठीक है। जहाँ भी 67th लिखा हुआ है उसको आप 68th समझेंगे, कारण 67th की परीक्षा सितंबर में हुई थी, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट बताए गए थे। उसके बाद देखिए COP26 का आयोजन जो है, अब जो है COP27 का भी आयोजन हो चुका है। मैं आपको इसीलिए कोरिलेट करते हुए बता रहा हूँ ताकि आप परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26, कॉप को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका आयोजन जो है ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो कहाँ पर है, ध्यान देंगे, ये स्कॉटलैंड, ग्लासगो ब्रिटेन में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता जो है उस समय आलोक शर्मा के द्वारा किया गया था और कैबिनेट मंत्री ये उस समय थे भारतीय मूल के ही हैं। COP26 में 2 अन्य बैठक भी शामिल थे जिसका नाम था CMA3 और CMP16। इसके बारे में आप यहाँ देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, केवल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो कुछ वायदे किए गए थे, क्योंकि इसमें COP26 में भारत का प्रतिनिधित्व तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी ही किए थे। इसमें 5 वायदे उन्होंने किए थे, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए अभी भी इम्पोर्टेंट है, 68th के लिए भी। ध्यान दें, गैर जीवाश्म ऊर्जा जो है 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुँचाए जाने का लक्ष्य इन्होंने बताया था। 2030 तक 50% ऊर्जा आवश्यकता को नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी करने का लक्ष्य इन्होंने कहा। कार्बन के लिए बताया था कि 2030 तक 1 बिलियन टन की हम कमी करेंगे। इसमें कार्बन इंटेंसिटी को इन्होंने 45% से भी कम करने की बात कही और 2070 तक जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य इन्होंने वहाँ पर बताया। तो ये सारे लक्ष्य थे, इसीलिए आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान देंगे। COP25 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ था 2020 में। कोविड-19 के कारण इसका आयोजन जो है नहीं हो पाया था, तो COP20 2020 में जो है इसका आयोजन होना था, नहीं हो पाया था, तो ये ध्यान रखेंगे, ये 2019 में ही हुआ था। COP26 का आयोजन जो है 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 को, हमने बताया अभी, ग्लासगो स्कॉटलैंड ब्रिटेन में हुआ था। COP27 का आयोजन जो है शर्म एल शेख में हो चुका है, मिस्र में हुआ है। यहाँ पर भारत के पर्यावरण जो मिनिस्टर हैं वो गए थे, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इसमें PM मोदी गए थे, इसमें PM गए थे और इसमें जो है पर्यावरण मिनिस्टर जो है भारत के वो गए थे। और उसके बाद COP28 जो है वह 2023 में नवंबर में आयोजित होना है, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में ये प्रस्तावित है। तो ये सारे डेट्स जो हैं इसको आप ध्यान रखेंगे, यही आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ध्यान देंगे, इसका 101वां सदस्य जो है यह भी 68th के लिए इम्पोर्टेंट है, अमेरिका बना है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है 68th के लिए आपके इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की जो बैठक हुई थी नई दिल्ली में, वो इसकी अध्यक्षता डायरेक्ट हमारे यहाँ के जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने की थी, तो ये आप ध्यान रखें। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है केवल उन्हीं प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं ले जा रहे हैं इसमें।
ध्यान देंगे भारत ने हाल ही में जो है फ्रांस के साथ जो है रक्षा सहयोग समझौता किया है। यह समझौता पेरिस में हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा समझौता में अजीत डोभाल ने किया था, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर है, नासा का है, अमेरिका की ये एक जैसे हमारे यहाँ इसरो है अंतरिक्ष एजेंसी, वैसे ही है वहाँ की। ध्यान देंगे ये मंगल मिशन के लिए गया था, 2000 के तहत जो है इसको भेजा गया था। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह पृथ्वी से बाहर किसी ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर है, इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर, जो पृथ्वी ग्रह के अलावे किसी ग्रह पर मानव निर्मित हेलीकॉप्टर जो है उड़ान भरा है। और कहाँ पर भरा है? तो मंगल पर भरा है। उसके बाद 68th के लिए इम्पोर्टेंट है डार्ट मिशन, ध्यान रखेंगे यह भी नासा के द्वारा ही है। एस्टेरॉयड का मार्ग बदलने के लिए, यानी एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए है यह। डार्ट इसका पूरा नाम है, डार्ट मिशन का पूरा फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, यानी 2 एस्टेरॉयड्स यानी कि जो 2 क्षुद्र ग्रह हैं उसके डायरेक्शन को जो है बदलने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा। तो सिर्फ डार्ट मिशन आप ध्यान रखिएगा, नासा का है और किसके लिए है? तो ये एस्टेरॉयड के मार्ग को परिवर्तित करने के लिए है। उसके बाद ध्यान देंगे कि मिसाइल परीक्षण के तहत रूस ने जो है अंतरिक्ष में ही अपना पुराना उपग्रह जिसका नाम है कॉस्मोस 1408 इसको नष्ट कर दिया है, जिसकी बाद में जो है निंदा की गई थी यूएसए के द्वारा। क्यों निंदा की गई थी? इसलिए कि मलबा जो है अंतरिक्ष में ही उसका चक्कर लगाता रहेगा, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को खतरा हो सकता है। अमेरिका और चीन की शिखर वार्ता हुई थी, ये आपके लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है। ध्यान देंगे ओमिक्रॉन अभी भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है इसके सबसे पहला केस कहाँ पर मिला था। ओमिक्रॉन जो है नवंबर 2021 में आया था सामने, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में यह सामने आया था। WHO ने इसको, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स यानी वॉक घोषित किया था। नेक्स्ट आर्थिक परिदृश्य में हम आ गए हैं। हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देख लिया है जितने इंपॉर्टेंट थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ध्यान देंगे लखनऊ से गाजीपुर के बीच में है यह। उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था सुल्तानपुर से। ध्यान रखेंगे कि 16 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया था और 22,400 करोड़ की लागत से बना था, जिसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। यह आपको ये डाटा ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे देश का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कहाँ से कहाँ के बीच में है? लखनऊ से गाजीपुर के बीच में है, 341 किलोमीटर लंबी है। इतना इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नोएडा में देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ध्यान रखेंगे ये जगह का नाम आप, सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया गया है जेवर, जो कि गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नाम से यह बनेगा। विश्व का, ध्यान देंगे, चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा यह, जबकि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो 2 रिकॉर्ड आप इसके साथ देख सकते हैं। किंग फहद एयरपोर्ट जो सऊदी अरब में है, उसके बाद डेनवर और डलास जो क्रमशः यूएसए में ही है। तो 3 हो गए और चौथा भारत में अब बनाए जा रहे हैं। यह 0 कार्बन उत्सर्जन वाला देश का पहला एयरपोर्ट होगा। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे वो आपको दिए गए हैं, आप इसको एक बार देख सकते हैं। 2 योजना है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है 68th BPSC के लिए पुनः, ये ध्यान रखना है आपको। RBI रिटेल डायरेक्ट योजना और दूसरा है एकीकृत लोकपाल योजना। ध्यान देंगे इसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही लॉन्च किया है और इसका भी शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया है, लेकिन दोनों योजनाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है। यह है क्या? तो RBI रिटेल डायरेक्ट योजना जो है छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति में निवेश को आसान बनाने के लिए है, ध्यान देंगे। जबकि एकीकृत लोकपाल योजना जो है उसका उद्देश्य है बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक साझा एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। मुझे लगता है आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। कम समय में अच्छी तैयारी के लिए इस तरह से हम कर रहे हैं ताकि आपको वो सारे फैक्ट्स मिल जाएं जो परीक्षा में आपके लिए संभावित प्रश्न बनकर आपके सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ध्यान देंगे मार्च 2020 में इसको शुरू किया गया था। यहाँ शुरू जो है कई जगह मार्च 2020 में दिया गया था, लेकिन इसके लिए जो है कैबिनेट की मीटिंग में इसको अप्रूव्ड किया गया था मार्च 2020 में। इसको प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल से, ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 2020 से यह प्रारंभ हुआ था और दिसंबर 2022 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। कुल 7 चरण इसमें हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। प्रथम चरण जो है वह अप्रैल से लेकर के जून तक था और अप्रैल से जून 2020 तक था, और अंतिम चरण जो है वह आपको अक्टूबर से लेकर के
दिसंबर 2020 तक था, ये 2022 तक था, सॉरी। तो ये आपको ध्यान रखना है और कुल 7 चरण में इसको समाप्त किया गया है। तो पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां चरण तक आपको यहाँ पर मिल रहा है। 2 और चरण के बारे में हम आगे बात करेंगे, इसका डेट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके तहत 5 kg अनाज जो है दिया जाता है। अनाज में गेहूँ भी हो सकता है या चावल भी हो सकता है, लेकिन 5 kg पर व्यक्ति दिए जाते हैं, जिसमें 80 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था। अब जो है यह NFSA के तहत जो है 1 वर्ष के लिए पुनः मुफ्त किया गया है। ये 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुआ है, तो हम इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। ध्यान दें, 68th BPSC के लिए एक और महत्वपूर्ण आपके सामने इस बार बन सकते हैं, वह है तीनों विवादित कृषि कानून को वापस कब किया गया। तो ध्यान देंगे 29 नवंबर 2021 को इसको वापस किया गया, जिसके लिए घोषणा 10 दिन पहले यानी 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। ये तीनों कृषि कानून हैं क्या, कौन कौन से कानून हैं, तो आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 है, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 है, और तीसरा है मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अधिनियम 2020। ध्यान दें, सितंबर 2020 में इसको पारित किया गया था, तीनों कृषि कानून को, और संसद के दोनों सदन से एक विधेयक जो है फार्म लॉ रिपील बिल 2021 पास करवा करके कृषि कानून निरस्त्रीकरण विधेयक 29 नवंबर 2021 को शीत सत्र में पारित कराकर इसको वापस ले लिया गया। ध्यान दें कि किसानों का इसमें प्रबल विरोध हो रहा था, जिसके चलते सरकार को ऐसा करना पड़ा। 1 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति का इस पर अनुमोदन प्राप्त हो गया, जिसके बाद यह तीनों कृषि कानून वापस ले लिया गया। तो आपको ये सारे डेट्स ध्यान रखने हैं। तीनों कानून कौन कौन से हैं, कृषि कानून से थोड़ा सा लंबा ये टॉपिक हो गया, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। और ये तीनों फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अध्यादेश कृषि कानून के लिए कब लाए गए थे, विधेयक कब लाया गया था, वापस क्यों किया गया, कब किया गया और अनुमोदन कब हुई, ये सारे डेट्स यहाँ पर मेंशन है, आप एक बार देख लेंगे, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। NFHS की रिपोर्ट आई है 5वीं, उसके बारे में देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है। इसमें कुछ रिकॉर्ड्स सामने आए हैं, 7 रिकॉर्ड यहाँ पर लिखे गए हैं। जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं, NFHS 4 में 991 बताया गया था। हालांकि भारत की जो सेंसस 2011 है उसके अकॉर्डिंग भी भारत में महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जो रिपोर्ट आई है 2019 से 21 के डाटा पर यह आधारित है, उसमें बताया गया है कि यह 1020 महिलाएं जो है प्रति 1000 पुरुष पर हो गई है। लेकिन ध्यान देंगे, ये सेंसस की तरह नहीं होता है, बल्कि भारत की 130 करोड़ जनसंख्या में से महज कुछ लाख जनसंख्या को लेकर यह शोध किया गया है। तो इसको एक प्रमाणिक आधार नहीं माना जा सकता है जब तक कि सेंसस के रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। प्रजनन दर बताया गया है इसमें कि 2.1 है, और इसमें बताया गया है कि देश में सबसे अधिक लिंगानुपात और प्रजनन दर जो है वह बिहार में है। तो आप BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको VVI करें और याद रखें, बिहार में लिंगानुपात बताया गया है 10/90 है, और TFR जो है टोटल फर्टिलिटी रेट वो NFHS 5 के अकॉर्डिंग 3 बताया गया है बिहार में। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, चीनी के उत्पादन में ये डाटा है, ISMA का एक रिपोर्ट आया था चीनी से संबंधित, तो उससे ये डाटा लिया गया है। चीनी में जो है ब्राज़ील के बाद भारत दूसरे स्थान पर है विश्व में, और चीनी उत्पादन में राज्यों में जो है महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। लेकिन ध्यान रखेंगे, चीनी का कटोरा जो है यूपी को कहा जाता है। यह 60-62 BPSC में आ चुका है प्रश्न, तो आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न सब हम आपको बता रहे हैं। 68th BPSC के लिए वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI यानी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था नवंबर 2021 में। इससे BPSC की जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की परीक्षा यानी AAO की परीक्षा हुई थी, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में गरीबी का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यही प्रश्न आया था BPSC के AAO के परीक्षा में पूछा गया था। तो उसमें ऑप्शन थे 51.91% उसका आंसर होता, और भी इसे मिलते जुलते कई सारे आंसर्स थे। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी होता है, उसमें 3 क्षेत्र और 12 इंडेक्स होते हैं। 12 इंडेक्स जो होते हैं उसके बारे में 65th BPSC में पूछा गया था, तो यहाँ लिख दिया गया है, और ये AAO के परीक्षा में प्रश्न आया है, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और बिहार में गरीबी का ये दर है। उसके बाद 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला से BPSC के AAO के परीक्षा में पूछा गया था कि बिहार को इसमें किस में स्वर्ण पदक मिला था, किस चीज़ के लिए।
तो ये प्रश्न भी यहाँ पर आ चुका है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। नई दिल्ली में अभी 41वां वाला से प्रश्न आएगा आपका, इस बार रजत पदक मिला है बिहार को, तो ये पूछा जाएगा आपसे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है नवीनतम में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं 68th के अकॉर्डिंग। ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसकी घोषणा 15 अगस्त 2021 को की गई थी। प्रारंभ 27 सितंबर 2021 को किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ध्यान देंगे प्रत्येक व्यक्ति जो है एक यूनिक डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड इसके तहत बनाया जाना है। इंटरपोल के नए अध्यक्ष अहमद नासिर अल रईसी बने हैं, UAE के हैं। ध्यान देंगे जितनी भी नियुक्तियां हैं वो अभी 3 महीने तक, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण में 2 महीने पहले की नियुक्ति इसमें दी होती है। यानी जनवरी में हम लोग नवंबर के जो नियुक्तियां हुई थी नवंबर 2021 में, उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए पुराना हो जाएगा। कारण कि आपकी परीक्षा जो है वह फरवरी 2023 में हो रही है, तो ऐसे में 1 साल की नियुक्ति ही केवल आपको ध्यान रखना है। तो फरवरी से पहले फरवरी, यानी मैक्सिमम हम जनवरी से देख सकते हैं नियुक्ति को, तो जनवरी वाला जो है वह मार्च में मिलेगा नियुक्ति, तो मार्च से हम लोग देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है केवल वही बता रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है परीक्षा पास करवाना, आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाना, न कि हमको एक लंबा लेक्चर देकर एक लंबा वीडियो बनाना। तो जो इम्पोर्टेंट है केवल हम उसी पर चर्चा करेंगे। जैसे ये सब पुरस्कार है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, ये सब नया आ चुका है, तो इसको कोई मतलब नहीं बनता है इसको याद करने का। आइए हम आगे देख लेते हैं, और भी कुछ इम्पोर्टेंट हो तो ये देख लीजिएगा। एक 68th BPSC के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 68th के लिए जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को जो है पहली बार मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने 2021 में लिया है, और 2023 अभी चल रहा है। 2022 में केवल दूसरा ही जनजातीय गौरव दिवस मनाए गए हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के जयंती अथवा उनके किसी चीज़ स्मृति में नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय की स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनकी गौरव गाथा की स्मृति में इसको मनाया जा रहा है। तो ये हो सकता है कि आपसे पूछे, क्योंकि उसी दिन जो है 15 नवंबर को ही देख रहे हैं बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है, ये ध्यान रखेंगे, गलत ना हो आपको। 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। ये 60 से 62 BPSC में आ चुका है प्रश्न, तो हो सकता है कि डेट से रिलेटेड आपको भी प्रश्न पूछे जाए, इसलिए जो 2 इम्पोर्टेंट थे हमने बता दिया। अब जो है यहाँ पर ये देख लीजिए, एक्सरसाइज जो है विभिन्न अलग अलग देशों के बीच जो होता है। एक्स शक्ति यह भारत फ्रांस की थल सेना के बीच संयुक्त अभ्यास है, द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसका 6वां संस्करण जो है फ्रीजस फ्रांस में आयोजित हुआ था। इसके साथ ही 2 और इम्पोर्टेंट है, गरुड़ जो भारत और फ्रांस की वायुसेना का अभ्यास है, और वरुण जो भारत और फ्रांस की जल सेना का अभ्यास है, और एक्स शक्ति जो है भारत और फ्रांस की ही थल सेना का अभ्यास है। ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं इसी तरह से, ध्यान रखेंगे। दोस्ती जो है यह भारत, मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ये ध्यान रखें। मालाबार जो है यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का नौसैनिक अभ्यास है, यानी क्वाड देशों का नौसैनिक अभ्यास है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। विश्व कप 2021 पुरुष का जो हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि इसका विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया था और विजेता इसमें न्यूजीलैंड था। बाकी तो आप लोग मैच में इतने पारंगत हैं कि खुद ही जानते होंगे हमसे ज़्यादा, कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, थॉमस और उबेर कप ध्यान रखना है, क्योंकि इसका आयोजन जो है 2-2 वर्षों के अंतराल पर होता है, तो हो सकता है कि ये प्रश्न बने आपके लिए। थॉमस कप जो है पुरुषों का होता है और उबेर कप जो है महिलाओं का होता है। यह खेल जो है इस खेल में जो है विजेता इंडोनेशिया है और इसमें जो है चाइना है, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ हमने बताया कि इसका आयोजन जो है 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो 21 में हुआ था, अब 23 में, यानी नवंबर के लास्ट में 23 में होगा, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये तीनों जो नियुक्ति है, इस तीनों का नाम आप नोट कीजिए, यानी ICC क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष, राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख और जो है राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रशिक्षक, और इस तीनों को अपडेट कीजिए अभी से कि वर्तमान में कौन है इस नियुक्ति में, इस पद पे, क्योंकि यहाँ से BPSC ने प्रश्न पूछे हैं। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। जैसे 2024 से 31 के दौरान जो ICC टूर्नामेंट का आयोजन होगा आगामी, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2017 में जो 60-62 BPSC की परीक्षा हुई थी, उसमें 2022 में जो कतर में अभी हुआ है ये विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप, क्या नाम इसका, तो उसका जो है प्रश्न वहाँ पर आया था 2017 में, यानी कि 5 साल आगे का प्रश्न पूछा गया था।
तो इसीलिए जो है 2023 है तो 2028 तक तो 30 से 31 तक का इसमें डाटा दिया हुआ है, इसको एक बार याद रखिएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन का ट्रेंड है उसके आधार पर आपको कह रहा हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अब होता क्या है कि कई सारे टीचर भी ऐसे हैं और कई सारे स्टूडेंट में है कि पूरा मैगजीन ले ली, पूरे मैगजीन में केवल 20% हिस्सा ही पढ़ना होता है आपको, और उसमें से भी मात्र 5% ही बीपीएससी के काम का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये काम कितना डिफिकल्ट है उस 5% को निकालना, और हम जो आपको दे रहे हैं वो 5% निचोड़ निकाल कर दे रहे हैं। तो इसलिए बीपीएससी जैसी परीक्षा में पास करने के लिए इस 5% को भी यदि नहीं पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे आप, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो 2000 ये देख लीजिएगा, मैं इसके बारे में नहीं बताता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसका यहीं पर ये द एंड हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो हम इसको समाप्त करते हैं और आगे जो है अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी तरह हम लोग फरवरी 2023 तक का करंट अफेयर देखेंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप देखिए और करंट अफेयर में बहुत अच्छा कीजिए परीक्षा में।